लॉकडाउन को लेकर बड़ी पहल कर दी है। आज से हफ्ते में 2 दिन इंदौर की 20,000 दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही 47 बड़े बाजार भी बंद रहेंगे। कारोबारियों ने इसका ऐलान कर दिया है। शनिवार और रविवार को इंदौर में दुकानें बंद रहेंगी। अन्य दिन दुकान 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। तो एक बड़ी पहल की गई है व्यापारियों की तरफ से। 20,000 दुकानें बंद रहेंगी। हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी, रविवार, शनिवार और रविवार। तो आज से दुकानें बंद रहेंगी और 47 बड़े बाजार बंद रहेंगे। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है और ऐसे में ये जो व्यापारियों की, कारोबारियों की पहल है, वाकई अच्छी पहल मानी जा रही है। 20,000 दुकानें बंद करने का फैसला लिया गया है और खास इलाकों में हफ्ते में 2 दिन दुकानें बंद रहेंगी। जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है इंदौर में, उससे ऐसा लग रहा है कि ये जो पहल है छोटी सी ही सही, लेकिन अपने आप में एक बड़ी पहल हो सकती है कोरोना की रफ्तार रोकने में। तो कारोबारियों ने लॉकडाउन का खुद ही फैसला लिया है। प्रशासन ने कोई फोर्स नहीं किया था, खुद इन्होंने अपने दिल से, स्वेच्छा से इसका निर्णय लिया है और आज से दुकानें बंद रहेंगी। तो लॉकडाउन की सबसे बड़ी पहल इंदौर में की गई है। आमतौर पर देखा जाता है कि प्रशासन जब डंडा चलाता है तब व्यापारी अपनी दुकानें बंद करते हैं, लेकिन इंदौर में इसका उलट नजर आ रहा है, जहां पर कारोबारियों ने खुद ही इसका फैसला लिया। स्वैच्छिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। आज से दुकानें बंद रहेंगी और रविवार और शनिवार को दुकानें बंद रहेंगी। 47 बड़े बाजार बंद रहेंगे। इंदौर से ये बड़ी खबर है, इंदौर वासियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि आज अगर आप निकलेंगे बाजार में तो आपको दुकानें नहीं दिखेंगी। दुकानें दिखेंगी लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शटर डाउन रहेगा और लॉकडाउन की ये सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है इंदौर में। तो व्यापारियों ने, कारोबारियों ने खुद ही ये फैसला लिया है, लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। 20,000 दुकानें इंदौर में आज बंद रहेंगी। तो ऐसे में जो चहल पहल करते नजर आते थे, बेफजूल मार्केट जाया करते थे, बाजारों में घूमने के लिए निकल पड़ते थे, उनके लिए ये खबर है जो यूं ही बाजार की सैर करने के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन आज 20,000 दुकानें इंदौर में बंद रहेंगी। तो ये लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी पहल मानी जा रही है, एक अच्छी पहल मानी जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंदौर से विकास जुड़ चुके हैं। विकास, कारोबारियों ने एक अच्छी पहल की, प्रशासन ने कोई दबाव नहीं डाला, फिर भी ये स्वैच्छिक लॉकडाउन कहा जा रहा है। कितनी बड़ी पहल ये? अगर बात की जाए, चूंकि कोरोना संक्रमण की जो अधिकता है वो इंदौर शहर में शुरुआत से ही देखी गई जी। समय समय पे जिला प्रशासन की तरफ से नियम बनाए गए, नियमों का आम जनता ने, व्यापारियों ने पालन भी किया। बावजूद इसके अभी नया एक मोड़ देखने को मिला, जब व्यापारी खुद स्वैच्छिक लॉकडाउन कर रहे हैं और उसके पीछे वजह यही है कि किसी भी तरीके से कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके। तो क्या दुकानें बंद रहेंगी तो लोग चहल पहल कम करेंगे, ऐसी संभावना, या फिर भी लोग अपने हिसाब से जो रूटीन उनका है वर्क वो करते रहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर संक्रमण की बात की जाए, व्यापारियों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का फैसला लिया गया है और उन्हीं व्यापारिक एसोसिएशन का फैसला लिया गया है। इसी वजह से ये साफ तौर पर मालूम होता है कि व्यापारी जो है वो खुद कहीं ना कहीं चाहते हैं कि संक्रमण की जो चैन है उसकी रफ्तार जो है उसे कम किया जाए, उसे थामा जाए। और यही वजह है कि जो आम जो की अगर बात की जाए तो बाजार सिर्फ 6 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ साथ में स्वैच्छिक लॉकडाउन जो है वो सप्ताह के अंत में 2 दिन का रखा जाएगा। विकास, बिना प्रशासन के सहयोग से ये लॉकडाउन सफल नहीं हो सकता। प्रशासन की सहभागिता कितनी है, उसकी भूमिका इस 2 दिनों के लॉकडाउन के दौरान कितनी होगी? बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन और आम जनता और व्यापारिक एसोसिएशन के बीच में बैठक करने के बाद ये फैसला लिया गया और उसमें ये फैसला लिया गया कि जिला प्रशासन हल्की फुल्की सख्ती उन एसोसिएशन के बाजारों में करेगा जिन्होंने बंद को लेकर आम सहमति जताई है। यदि उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में यदि कोई बाजार खुलने का प्रयास करता है या फिर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उन पर जो प्रशासनिक अमला जो है कहीं ना कहीं वो सख्ती करेगा और बाजारों को बंद करवाने का प्रयास करेगा। रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए विकास।
तो कुल मिलाकर ये स्वैच्छिक लॉकडाउन रहेगा इंदौर में। बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर, जहां पर उपचुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश के 5,77,000 किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री आज किसान कल्याण योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सीएम किसानों से संवाद भी करेंगे। प्रदेश के किसानों को अब केंद्र के साथ ही राज्य सरकार से भी आर्थिक मदद मिलेगी। केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य से 4,000 रुपए सालाना की मदद किसानों को अब मिलेगी। तो किसानों को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार भी किसानों के लिए फिक्रमंद हो चुकी है। और उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी कूद चुके हैं और आज सीएम और सिंधिया का दौरा है। सांवेर, हाट पिपलिया, बदनावर का दौरा करेंगे और करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। तो सीएम शिवराज और सिंधिया का दौरा, आपको बता रहे हैं उपचुनाव के रण में सीएम कूद चुके हैं। सांवेर, हाट पिपलिया, बदनावर का दौरा करेंगे, करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आज राजगढ़ जाएंगे। राजगढ़ के ब्यावरा में वो जाएंगे। ब्यावरा में विधायक गोवर्धन डांगी को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 2 बजे राजगढ़ के मोर्चा खेड़ी गांव पहुंचेंगे और दोपहर 2:30 बजे नरसिंहगढ़ पहुंचेंगे। गोपाल माहेश्वरी के निवास पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। माहेश्वरी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी का कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हुआ था मेदांता में। और ग्वालियर पहली बार कट्टर सियासी दुश्मन माने जा रहे जयभान सिंह पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार किया। पवैया ने तोमर के लिए वोट मांगे। 3 बार चुनाव में एक दूसरे के सामने रहे हैं और पवैया और प्रद्युम्न सिंह तोमर के पक्ष में प्रचार करने को लेकर पवैया से बात की हमारे संवाददाता ने। भारत में और मध्य प्रदेश में पंडित दीनदयाल जी के जयंती जन्म उत्सव पर महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बाढ़ तक का कार्यकर्ता देश भर में निकल रहा है। आज ग्वालियर 15 विधानसभा में मैं ऊर्जा मंत्री जी और हम दोनों निकल रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी। माननीय मोदी जी की अभूतपूर्व उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और इसी तरह हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी की ऐसी योजनाएं जो अल्पकाल में ही गरीबों के चेहरे पर खुशियां लाने वाली योजनाएं हैं। हमारा धर्म है कि हम जन जन तक पहुंचाएं। आज उसी अभियान की शुरुआत एक बड़े स्वरूप में हमने ग्वालियर में की। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुशील कौशिक जुड़े हैं ग्वालियर से। सुशील, कट्टर सियासी दुश्मन माने जाते हैं दोनों और अब पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर का साथ दे दिया है। क्या माना जाए अब ग्वालियर का जो किला है वो फतेह हो जाएगा आसानी से? बिल्कुल, देखिए कमरुद्दीन, कहीं ना कहीं 22 साल से जो सियासी दुश्मनी चली आ रही थी पवैया और प्रद्युम्न तोमर के बीच, 1998 में जब माधवराव सिंधिया के खिलाफ पवैया चुनाव मैदान में उतरे थे लोकसभा में, उसी दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पवैया के खिलाफ जोरदार प्रचार किया था और उसके बाद साल 2008 में और 2013 और 2018 में पवैया और प्रद्युम्न का विधानसभा ग्वालियर में मुकाबला हुआ, जिसमें 2 बार प्रद्युम्न जीते, 1 बार पवैया जीते। उसके अलावा 2014 में जब पवैया गुना से चुनाव लड़े थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव, तब भी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पवैया के खिलाफ मोर्चा बांधा था। तो 22 साल की ये सियासी दुश्मनी दोनों नेताओं के बीच चली आ रही थी, लेकिन अब चूंकि जयभान सिंह पवैया की ही पार्टी में अब प्रद्युम्न सिंह तोमर आ चुके हैं और वो ग्वालियर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है, जहां से पवैया उम्मीदवार हुआ करते थे बीजेपी के। तो अब पार्टी नेता होने के नाते, अपने विधानसभा क्षेत्र होने के नाते पवैया ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ कल जनसंपर्क किया, रैली की, प्रचार की। और जहां तक पवैया का सवाल है तो उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, राष्ट्रीय नेतृत्व की निर्देश पर वो पार्टी के लिए प्रचार करने अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो बिल्कुल प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि जो लोग कहते थे कि पवैया कहीं ना कहीं अंदर खाने वो नाराज चल रहे हैं, अब उन्होंने उन लोगों को जवाब दे दिया है कि वो नाराज नहीं है, वो प्रद्युम्न सिंह तोमर और बीजेपी के साथ खड़े हैं, उपचुनाव में साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
भोपाल से खबर, जहां पर महापौर चुनाव पर सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव के लिए अध्यादेश। जी हां, निकाय चुनाव के 6 महीने पहले वार्ड परिसीमन होगा। परिसीमन का संशोधन भी अध्यादेश में शामिल होगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रस्ताव दिया है और राज्यपाल की मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेज दिया गया। सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने के फैसले को पलटा था। विधानसभा से मंजूरी न मिलने पर नियम अब भी लागू नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर महापौर चुनाव पर सरकार अध्यादेश लाएगी। प्रत्यक्ष चुनाव के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी है। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार ने इसका उलट किया था। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला उस दौरान लेने की कोशिश हो रही थी। हालांकि अब इसका विरोध भी हुआ था, बीजेपी ने किया था, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो इसे प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की कोशिश। जो एक मेयर इलेक्ट होके आता है वो नीचे डेस्क में नहीं जा पाता, तो और एक महापौर पार्षदों में बनेगा तो मैं समझता हूँ कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन और बेटर होगा, और पार्षदों की भी सुनेगा और जनता की सुनेगा। इसलिए कमलनाथ जी की सरकार ने ये तय किया था। अगर ये अध्यादेश ला के अगर आए तो कांग्रेस और दूसरा इनको विधानसभा में लाना पड़ेगा, और हम इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज राठौर जुड़ चुके हैं भोपाल से। मनोज, हमने देखा था कि जब कमलनाथ की सरकार थी तब इसे महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की बात हुई थी, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो इसे प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की बात हो रही है, अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है सरकार। जी बिल्कुल, इसमें अध्यादेश सरकार के द्वारा लाया गया था और कैबिनेट में इसको मंजूरी भी दी गई थी, और उसके बाद इसे अब मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। हालांकि अब कांग्रेस इस बात को लेकर यहाँ पर आरोप लगा रही है कि इसको विधानसभा में लेकर आना चाहिए, वहाँ से इसको मंजूरी मिलनी चाहिए, और यदि इस अध्यादेश पर राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिलती है तो कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात भी कही है। उनकी मांग है कि इस अध्यादेश को लेकर जिस तरीके से पहले फैसला तत्कालीन सरकार में लिया गया था, लेकिन बीजेपी उस समय भी विरोध कर रही थी, और सरकार में आने के बाद इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी राज्यपाल के पास इसकी मंजूरी के लिए अध्यादेश को भेजा गया है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि यदि इस बात को मंजूरी मिलती है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि जो चुनाव हो महापौर का वो पार्षद के जरिए हो, ना कि सीधे तौर पर। कई तरीके के तर्क दिए गए थे, और यही कारण है कि अब कोर्ट जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर कर रही है। बिल्कुल, तो सरकार इसका सरकार के इस फैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज। और खबर अब रायपुर से, जहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज समीक्षा करेंगे और पुलिस अधिकारियों के साथ वो उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बढ़ते अपराध और नक्सलवाद के मुद्दे पर चर्चा होगी। दोपहर 3 बजे समीक्षा बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी। डीजीपी और आला पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अपराध और नक्सलवाद के मुद्दे पर यह चर्चा होगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर 3 बजे समीक्षा बैठक होगी। और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एक एक कर आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। आज स्वास्थ्य संयोजक 2800 ग्रेड पे की मांग को लेकर 1 दिन का उपवास करेंगे। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केंद्रों में 13,000 कर्मचारी एएनएम और एमपीडब्ल्यू के पद पर कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तो छत्तीसगढ़ में हजारों एनएचएम कर्मचारी पहले से ही हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया। इनके समर्थन में बीजेपी सांसदों के साथ दूसरे संगठन भी आ गए हैं। बीजेपी सांसदों ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा और कर्मचारियों की बर्खास्तगी निरस्त कर नियमितीकरण की मांग की। एनएचएम कर्मियों के समर्थन में और नियमित कर्मचारी संघ भी आगे आया और नियमित कर्मचारी संघ भी समर्थन में आंदोलन कर सकता है। प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन को ऑल इंडिया एनएचएम संघ ने भी समर्थन दिया। कर्मचारी
19 सितंबर से नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। स्थिति ये है कि इनकी नियमितीकरण की मांग को सरकार नज़रअंदाज करते हुए नई भर्ती की प्रक्रिया कर रही है, जो कि सरासर गलत है। और इसके लिए छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है और इनके हड़ताल में सहयोग देती है। और इनको हम ये आश्वस्त भी करते हैं पूरे एनएचएम के साथियों को, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार से इसकी चर्चा करके तत्काल विकल्प निकाली जाए। हमारे जान की कीमत सरकार समझे और इसका कोई निर्णय ठोस निकाले। यदि है ना कोई किन्हीं परिस्थितियों में एनएचएम के कर्मचारियों के साथ यदि उनको सेवा से पृथक करने या कोई गंभीर ऐसी नीति बनाई जाती है जिससे नुकसान होता हो अनियमित कर्मचारियों को, तो निश्चित तौर पर हम भी हड़ताल पर जा सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर हूं माया नगरी से इस वक्त की बड़ी खबर। आज दीपिका पादुकोण से पूछताछ होगी। 10 बजे एनसीबी के एसआईटी दफ्तर में पूछताछ होगी। सबसे पहले आज दीपिका से ही पूछताछ होगी। दीपिका से अकेले में बताया जा रहा है पूछताछ होगी। दीपिका के बाद उनकी मैनेजर से भी पूछताछ होगी। क्वान कंपनी की करिश्मा से पूछताछ होगी। श्रद्धा और सारा से भी पूछताछ होगी। दीपिका करिश्मा चैट को लेकर आमने सामने बिठाकर पूछताछ। जिस तरह से सारा अली खान के बारे में सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर ने कहा था कि वो लगातार उस फार्म हाउस पर पहुंचती थी जहां ड्रग्स पार्टी होती थी, जो आइलैंड है जहां पर जो है बोटमैन ने ये साफ तौर पर कहा था कि यहां पार्टी की जाती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एनसीबी के सामने ये है कि क्या जो सुशांत सिंह की जिंदगी में क्या सुशांत सिंह जो है वो ड्रग्स लेते थे, क्योंकि जो सारा अली खान है वो काफी क्लोज है सुशांत सिंह राजपूत के, कई दिनों तक उनके साथ रिलेशन में थी। तो ऐसे में महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे बड़ी बात एनसीबी ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या सुशांत सिंह राजपूत वाकई में ड्रग्स लेते थे जिस तरह से रिया चक्रवर्ती दावा कर रही थी। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया था कि वो पहले ये मानने को तैयार नहीं थी कि ड्रग्स लेती थी, लेकिन बाद में दूसरे दिन जब पूछताछ उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं ड्रग्स लेती हूँ समय समय पर। लेकिन सारा अली खान का क्या रोल है, ड्रग्स गैंग में वो कितनी बड़ी मेंबर हैं, क्या वो ओकेजनली भी पार्टियों में शामिल होती, ड्रग्स की पार्टियां जो होती थी, ये सवाल भी उनसे होंगे। एक और सवाल उनसे बेहद ही कड़ा सवाल हो सकता है एनसीबी की तरफ से कि अगर जो सुशांत सिंह के फार्म हाउस पर पार्टी होती थी वहां पर इनके साथ और कौन कौन जाता था, कौन कौन से ऐसे मेंबर हैं जो आपके साथ और ड्रग्स पार्टियों में शामिल होते थे। तो हो सकता है कि इन सवालों के जवाब में सारा अली खान कुछ और बड़े नाम लें और वो फिर एनसीबी की रडार पर आए और एनसीबी सम्मन करके उनसे पूछताछ करे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछताछ होनी है, उसमें से सारा अली खान जो है एक सबसे बड़ी अहम कड़ी, और सुशांत सिंह राजपूत। और भोपाल से खबर जहां पर सुशांत केस पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह एक सुसाइड केस है, सीबीआई जांच को लंबा खींच रही है, ये एक प्रायोजित मामला है, बिहार चुनाव तक ये मामला चलेगा, बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रही है। दीपिका महाराष्ट्र और रिया बंगाल हैं और इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बड़ा बयान पीसी शर्मा की तरफ से। एक सुसाइड है और जब भी कोई चीज़ होती है तो उनका वकील कुछ बोल देता है, उनका परिवार बोल देता है, और यही मामले आए कि सुशांत ड्रग भी लेता था। तो मैं समझता हूँ कि ये इस चीज़ को जितना लंबा सीबीआई की जांच इस मामले में इतनी लंबी जो खिंचती चली जा रही है, उसके बाद जो नए नए ड्रग्स के मामले आ रहे हैं रिया के और अब दीपिका पादुकोण के, तो ये कहीं न कहीं पीएमओ से प्रायोजित लगता है। जिस तरह से मीडिया में मीडिया ट्रायल भी होती है, इसलिए कभी दीपिका पादुकोण का नाम आ जाता है कि 17 में ये किया था तो उनने रिया ने ड्रग लिया था। और वैसे भी ये दीपिका पादुकोण ये है महाराष्ट्रियन, ये महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं बन पाई तो महाराष्ट्रियनों को घसीट रहे हैं। रिया है बंगाली, बंगाल में कुछ नहीं कर पा रहे हैं ममता बनर्जी, तो बंगालियों को घसीटना। तो ये कहीं ना कहीं इनकी दोहरी तीहरी मानसिकता चल रही है और ये सब चीज़ें चलेंगी 8 नवंबर तक। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, सर्वेश मुंबई से और मनोज भोपाल से। मनोज, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि सुशांत केस को पीसी शर्मा जो पूर्व मंत्री हैं वो कह रहे हैं ये सुसाइड है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार जनता इस बात को जानना चाहती है कि आखिरकार सुशांत केस में क्या हुआ, सुशांत की मौत कैसे हुई, और यही कारण है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है। एनसीबी भी लगातार उन लोगों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है जो कि ड्रग्स के कारोबार से या सीधे तौर पर
ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसे में सियासत जो है मध्य प्रदेश में भी होने लगी। इससे पहले तमाम बीजेपी के नेताओं के भी बयान सामने आए थे और अब इस पूरे मामले को बीजेपी का प्रायोजित मामला जो है कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो कांग्रेस हमेशा से ये कहती आ रही थी और इसको आगे बढ़ा रहे हैं पीसी शर्मा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त सर्वेश भी जुड़े हैं मुंबई से। सर्वेश, आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली, सारा अली खान से पूछताछ होगी। किस तरह से पूछताछ होगी और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं? देखिए कमरुद्दीन जी, जिस तरह से पूरा सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जिस तरह से मामला पहले मुंबई पुलिस से शुरुआत हुई, बिहार पुलिस तक गई, बिहार पुलिस से फिर सीबीआई तक गई, सीबीआई से फिर ईडी के पास, ईडी के पास फिर नार्कोटिक्स ब्यूरो के पास। अब ये सारा मामला एक अलग मोड़ पे अटका हुआ है कि ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। अब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई नार्कोटिक्स ब्यूरो की, उसके भाई से पूछताछ हुई। रिया ने जिस तरह से सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का नाम लिया, बिल्कुल, तो रिया ने जिस तरह से नाम लिया, अब